हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नए म्यूचुअल फंड हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, जिसका कि जो एनएफओ है वो आज यानी कि 28 मार्च को ओपन हुआ है और ये 11 अप्रैल तक ओपन रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस फंड की समरी के बारे में, तो इस फंड को लेकर के आ रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि भारत के सेकंड लार्जेस्ट असेट मैनेजर हैं। पहले नंबर पे एसबीआई म्यूचुअल फंड आता है असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड आते हैं। और ये बहुत टाइम के बाद कोई थीम बेस्ड फंड लेकर के आ रहे हैं। तो थीम बेस्ड फंड क्या होते हैं, जिनको कि थीमेटिक फंड्स बोला जाता है। ये वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर थीम के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कि एक तो होते हैं सेक्टोरल फंड, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर के फंड होंगे, वो अल्ट्राटेक या जो भी सीमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे उसी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो थीमेटिक फंड होते हैं वो थोड़े से ब्रॉडर होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे एक थीमेटिक फंड आ सकता है, जो कि सीमेंट में भी कर सकता है, पावर में भी कर सकता है, स्टील में भी कर सकता है, या जो भी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है उसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है वो भी एक थीमेटिक फंड लेकर के आ रहे हैं, जो कि होगा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि आज 28 मार्च से ओपन होगा और ये 11 अप्रैल तक ओपन रहेगा। और इसमें इसकी जो थीम होगी वो होगी हाउसिंग थीम। और अगेन ये 28 मार्च से 11 अप्रैल तक ओपन होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 अप्रैल के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये अभी जैसे आप मान सकते हैं, जैसे स्टॉक का आईपीओ पीरियड होता है, तो जब एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है तो उसमें जो एनएफओ का पीरियड होता है वो आईपीओ के पीरियड की तरह होता है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 11 अप्रैल तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो 11 अप्रैल के 5 दिन के अंदर अंदर ये आपको अलॉट किए कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी एक एनएवी फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई इसमें खरीदना बेचना चाहता है तो वो रेगुलरली, जैसे आप एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसे भी खरीद बेच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 11 अप्रैल तक ही करना है, बट नॉर्मली अगर आप 11 अप्रैल तक करेंगे तो आपकी जो एनएवी होगी वो 10 रुपए से स्टार्ट होगी। और ज्यादातर माना जाता है कि अगर आप एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं तो आपको रेगुलर जो गेन होते हैं उनसे ज्यादा होता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप जो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं जिसमें कि इन्वेस्ट करेगा। बट ये माना जाता है कि अगर आप एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस है कि गेन ज्यादा होंगे। और इसके अगर फंड मैनेजर की बात की जाए तो वो एस नरेन होंगे, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। और इसके अलावा जो को फंड मैनेजर होंगे वो आनंद शर्मा होंगे। और ये जो हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड होगा इसको बेंचमार्क किया जाएगा निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स से, यानी कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर की जाएगी निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स से, जो कि एनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया इंडेक्स है। और निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स जो है वो कुछ उसमें स्टॉक्स के पोर्टफोलियो है जो कि हाउसिंग थीम से रिलेटेड है, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई, सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्ट्स, पेंट्स, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड वगैरह, कुछ बैंक्स, होम अप्लायंसेस, हाउसवेयर्स वगैरह। तो इनके बेसिस पे, एक हाउसिंग थीम के बेसिस पे एक एनएससी ने इंडेक्स बनाया, तो उसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी। और ये जो फंड है ये सिर्फ रियल एस्टेट कंपनीज में ही फोकस नहीं करेगा, जैसे कि मतलब डीएलएफ, प्रेस्टीज वगैरह में ही नहीं करेगा, बल्कि जो हाउसिंग मार्केट को इम्पैक्ट करने वाले जो भी स्टॉक्स होते हैं उन सभी पे ये इन्वेस्ट करेंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या इस थीम पे आने वाला ये पहला फंड है, तो उसका आंसर है कि नहीं। इससे पहले एक एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड है जो कि इस थीम पे पहले लॉन्च किया गया था। तो ये दूसरा फंड होगा जो कि इस थीम पे लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, इन्होंने दिसंबर 2017 के बाद सिर्फ 4.5% की रिटर्न दी है। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीएससी के टॉप 500 स्टॉक्स हैं उनकी टोटल रिटर्न है ग्रे लाइन में, और ब्लू लाइन में हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड की है एचडीएफसी के। तो हमेशा हर पीरियड में इन्होंने बीएससी के जो 500 स्टॉक्स हैं उससे कम परफॉर्मेंस दी है। पिछले 2017 से लेकर के सिर्फ 4.5% है, पिछले 3 साल में लगभग 8% की रिटर्न है। तो इन्होंने काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है। इसमें टोटल 37 स्टॉक्स हैं, और अगर आप टॉप होल्डिंग देखना चाहते हैं तो लार्सन एंड टूब्रो में लगभग 10% के आसपास का असेट एलोकेशन है। फिर एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, फिर एनटीपीसी, एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये इनके टॉप होल्डिंग है एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड्स के।
और अब अगर बात की जाए कि भाई हाउसिंग थीम पे फंड लाने की जरूरत क्या है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसको इस तरह से पिच कर रहा है कि भाई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ की बात की जाए तो जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स हैं। तो रोटी के केस में यानी कि एग्रीकल्चर की बात की जाए तो भारत ऑलरेडी एग्रीकल्चरल का पावर हाउस है। इसके अलावा अगर कपड़े की बात की जाए तो हम लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर भी हैं। और तीसरा जो मकान है वहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मानना है कि हम पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो ये फंड लेकर के आ रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये फंड में किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो जो भी चीजें आपको एक हाउस को बिल्ड करने में जरूरत होती है जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फ्लोरिंग हो गई, पावर हो गई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और पेंट्स वगैरह, ये इसमें इनसे रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा जहां जहां से आप हाउसिंग फाइनेंस लोन्स लेते हैं जैसे बैंक्स हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, उसमें भी ये इन्वेस्ट करेंगे। तो इनका जो ओवरऑल रहेगा पोर्टफोलियो वो रहेगा, पहले पहले तो रियल एस्टेट डेवलपर्स होंगे जैसे डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ओबरॉय हो गया, इस टाइप की कंपनीज में। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, कोई और बैंक हो गया जो हाउसिंग लोन देता है। और उसके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज जो हाउसिंग से रिलेटेड है जैसे कि सीमेंट हो गई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट, स्टील, होम अप्लायंसेस, सैनिटरी वेयर वगैरह, इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो सेबी के रेगुलेशन है वो कहते हैं कि भाई 80% जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट है वो थीम के साथ अलाइंड होनी चाहिए, यानी कि 80% तो हाउसिंग से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी जो है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कितना कैश रखना चाहता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। तो 20% की उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और 80% इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई किन किन स्टॉक्स में एग्जैक्टली इन्वेस्ट किया जाएगा, तो वो ये इनके फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे जब उनके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने बोला है कि इसको निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स जो नया इंडेक्स है एनएससी का, उसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाएगी। तो उनके अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो हो सकता है कि इनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम कंपनीज हो, मिलती जुलती कंपनीज हो, हालांकि इनका जो वेटेज है वो डिफरेंट हो सकता है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो कि हाउसिंग लोन देती है वहां पे उनका 25.8% की वेटेज है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, पावर, मेटल और ऑयल एंड गैस वगैरह में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनकी मेन होल्डिंग की बात की जाए तो एल में 9.9% वेटेज दी गई है इस इंडेक्स को। उसके बाद एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील। तो इस तरह से जो हाउस जब आप लेने के लिए जिन जिन कंपनीज की आपको जरूरत पड़ती है उसमें ही ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। हालांकि जो एक्चुअल कंपनीज होंगी वो इनके जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे जब पैसा वो इकट्ठा कर लेंगे। और अगर निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स की टोटल रिटर्न मतलब कि जो एक तो कैपिटल ग्रोथ है प्लस डिविडेंड को भी अगर उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको टोटल रिटर्न बोलते हैं। तो इन्होंने दिखाया है कि 2005 से लेकर के 14.1% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में खासकर जो कोविड के टाइम पे इसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया था। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर हम कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर भारत की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो घरों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक एडवांटेज हो सकती है। दूसरा डेमोग्राफिक एडवांटेज है भारत के साथ। इंडिया कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जहां पे हायर वर्किंग पॉपुलेशन रहने वाली है अगले कुछ 30 सालों के आसपास, रादर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो अगर हायर वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो अर्बन एरियाज में मूव करेंगे तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा जो अर्बन पॉपुलेशन का शेयर है वो भारत का दूसरे कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है, लगभग 35% हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, जबकि ग्लोबल एवरेज अगर दुनिया की देखी जाए तो 54% है। और कुछ अगर हम डेवलपिंग नेशंस जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनकी बात करें, इंडोनेशिया में 57%, चाइना में 61%, रशिया में 75%, ब्राजील में 87%। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है कि हमारी जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में मूव करेगी। और वहां पे मूव करेंगे मतलब कि उनकी इनकम बढ़ेगी और उसके बाद वो हाउसिंग पे भी इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लैंड और बिल्डिंग के प्राइस एप्रिसिएशन ट्रेंड को देखें तो 1981 से अगर हम देखें तो लगातार ये हायर एंड पे रहा है। लेकिन 2013 के बाद से जो एप्रिसिएशन है लैंड और बिल्डिंग प्राइसेस में वो कंपैरेटिवली कम रहा है। और जैसा कि बोला जाता है ये एक साइकिल पे चलता है ये, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा।
उसके अलावा हाउसिंग प्राइस जो इंडेक्स है वो भी काफी कम हो गया है। हाउसिंग के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है उसमें कमी देखी जा रही है, और होम लोन रेट वगैरह इस टाइम पे काफी कम पे चल रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं। एक टाइम था 2011-12 का, जबकि बहुत ही हायर रेट पे होम लोन मिलता था, लेकिन अब होम लोन सस्ते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लेकर आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी माफ की जा रही है, तो बहुत सारी एडवांटेज दी जा रही हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में हाउसिंग जो सेक्टर है वो बूम कर सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे रिलेटेड रिस्क क्या हो सकते हैं, तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज्यादा लॉन्ग अप साइकिल दिखाता है या लॉन्ग डाउन साइकिल दिखाता है। यानी कि ये हो सकता है कि बहुत सालों तक नीचे ही गिरते रहें और उसके बाद बहुत सालों तक बढ़ते रहें। तो यहाँ पे अगर आप घुसोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव रिटर्न या बहुत ही कम रिटर्न देख सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप घुसे तो हो सकता है कि बहुत सालों तक ये आपको बहुत अच्छा फायदा दे। तो वही बात है कि आपकी एंट्री कहाँ पे होती है। तो अगर आपने एंट्री अच्छी ली तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन अगर एंट्री आपने गलत टाइम पे ली तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट सरदर्द भी बन सकती है। इसके अलावा यूएस फेड ने अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक किए हैं, आने वाले टाइम में और भी बढ़ाने वाले हैं। उसको देखते हुए इंडिया भी डेफिनेटली बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये रियल एस्टेट के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि जहां पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं और रियल एस्टेट के भी प्राइसेस बढ़े हैं। जैसे कि 2003 से 2008 का ऐसा पीरियड था जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा थे और प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा थे। तो डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस में सोचें तो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोगों की कंजम्पशन पावर कम होगी और हाउसिंग की जो डिमांड है वो कम होगी। तो उस हिसाब से ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। तो अगर हमें फाइनल वर्डिक्ट देना हो कि भई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जो मैंने जो एक्सपर्ट्स की राय पढ़ी है उसके बेसिस पे ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप आपका अगर कोई फाइनेंशियल गोल है, उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और आप बहुत लंबे समय के लिए, यानी कि 10 साल, 15 साल भी अगर जरूरत हो, इतना लंबा समय इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आपके लिए कुछ एक पर्टिकुलर जो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का पार्ट है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपका गोल है कि भाई 5 साल में मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर हाउसिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही तो आप हो सकता है कि फंस जाएं इसमें। इसके अलावा जो सेवी इन्वेस्टर यानी कि एक्सपर्ट हैं, जो रियल एस्टेट ट्रेंड्स को समझते हैं, उनके लिए ये अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जैसा कि बताया, इसमें बहुत लंबे अप साइकिल और डाउन साइकिल होते हैं। तो किसी तरह से आप इतने एक्सपर्ट हैं, रियल एस्टेट को समझते हैं, तो आप अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो फंस जाएंगे। तो आप वेट कीजिए कि ऐसा कुछ टाइम आए जब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ताकि आप इसमें इन्वेस्ट करें तो अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो आप अगर इस सेक्टर को समझते हैं तो ये आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज आप इसको अवॉइड ही कीजिए। और अब अगर बात की जाए इसकी स्कीम की, तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप इसमें कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मली एनएफओ में लॉक इन पीरियड होता है, बट इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो आप जैसे ही अलॉट हो जाएगा उसके बाद कभी भी आप इसमें बेच के निकल सकते हैं। इसके अलावा ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान्स में आएगा। ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली करना चाहिए, कमीशन से आप बच पाएंगे। और ऑप्शंस इसमें ग्रोथ की भी है और डिविडेंड वाली भी है, डेफिनेटली ग्रोथ में करना चाहिए। और मिनिमम एप्लीकेशन जो अमाउंट होगा वो 5,000 रुपए होगा। उसके बाद आप ₹1 के मल्टीपल में कर सकते हैं, यानी कि 5,001, 5,010, 5,012, कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं, बट मिनिमम 5,000 होगा। और मिनिमम एडिशनल जो एप्लीकेशन अमाउंट होगा, यानी कि जब ये अलॉट हो जाएगा तो वो ₹1,000 होगा। मिनिमम रिडम्पशन रिडम्पशन अमाउंट कोई नहीं है, आप कोई भी अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। एंट्री लोड कोई एंट्री लोड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो अगर 1 महीने में आप इसको बेचते हैं तो 1% ऑफ एनएवी आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन 1 महीने के बाद बेचते हैं तो आपको कोई लोड नहीं लगेगा। फंड मैनेजर, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, बेंचमार्क इसको निफ्टी हाउसिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट किया जाएगा। और इसमें सिप भी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर भी, सब जो नॉर्मल होता है फंड में वो सब अवेलेबल होगा। तो ये स्कीम है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो 11 अप्रैल तक कर सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो इसको आप अलॉट होने दीजिए। 16-17 अप्रैल तक ये अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली जैसे एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में करते हैं वैसे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।